उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आप सभी को नमस्कार। कई सदियों से, कई जन्मों से, कई सदियों से, कई जन्मों से तेरे प्यार को तरसे मेरा मन। आजा आजा के अधूरा है अपना ही सदियों से वे दे रहे हैं नाजुक फिल्में, ऐसी फिल्में जिनमें हमारे आपके जज्बात छिपे हैं। उनकी फिल्में हमारे हर सुख दुख में शामिल हो जाती हैं। उनकी फिल्में हर मोड़ पर हमारा साथ निभाती हैं। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मन के सारे जज्बात सिमट आते हैं उनकी फिल्मों में। रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए। विविध भारती की उल्फत को निभाते हुए वो विविध भारती के स्टूडियो में आज आए हैं। ये हैं जाने माने फिल्म लेखक और निर्देशक B.R. इशारा। कभी होती नहीं है जिसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार। कोई कभी छू न पाए मौत आके लौट जाए, ये वो दुआ है प्यार। तो आइए सुने B.R. इशारा से निम्मी मिश्रा की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की पहली कड़ी। वो है ये प्यार। श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों की आज इस कार्यक्रम में हम श्रोताओं को बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि राइटर डायरेक्टर B.R. इशारा हमारे साथ हैं। हम उनसे लंबी बातचीत करेंगे फिल्मों के बारे में, उनकी अपनी जिंदगी के बारे में और बहुत बहुत सारी जानकारी लेंगे। B.R. इशारा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार जी। आप सामने बैठे हैं, मेरे सामने बहुत सारी फिल्मों के नाम हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो शुरुआत क्यों ना बचपन से की जाए। आप मेरे बचपन से शुरुआत करेंगे तो बहुत लंबी कहानी जाएगी। बहुत कहानी लंबी अच्छी लगती है। इसी मैं हिमाचल से हूँ। वहाँ एक चिंतपूर्णी नाम का मंदिर है, उससे 2.5 किलोमीटर पहले एक जगह है, एक गांव है, कोटली उसका नाम है। वहाँ मैं पैदा हुआ था और पैदा होने के बाद जिस पंडित ने मेरी कुंडली बनाई थी उसने कहा था कि या तो ये बच्चा बचेगा या माँ बाप बचेंगे। और 3 साल में मेरे फादर गए, 5 साल में मेरी मदर गई। उसके बाद ग्रैंड मदर थी, उसने पाला, स्कूल में एडमिट किया, 8वीं जमात तक उर्दू पढ़ा। लेकिन मेरे चाचा जो थे वो अमृतसर में रहते थे। वो जब भी गांव आते थे तो मैं बहुत डरता था उनसे, और मुझे मीठा खाने का बहुत शौक था। इसलिए जो हमारे यहाँ हलवाई की दुकान थी उससे उधार बहुत हो गया था। तो मैं डर गया कि अब मैं क्या करूं, उधार तो बहुत हो गया। और मैं दोस्तों को ज्यादा खिलाता था, अपने आप कम खाता था। एक शौक था, पता नहीं क्या था। तो मैंने
चाचा जी के ट्रंक का ताला तोड़ा रात को। ताला तोड़ा नहीं, ताले को खोला मैंने, अच्छा, और खोल के उसमें से 1400 रुपया निकाल लिया। उस जमाने में 1400 रुपया निकाला और वो ताले को वैसे ही लगा दिया। अभी हमारे यहाँ एक ब्राह्मणों में एक रस्म होती है जनेऊ की, तो धागा डालते हैं, तो वो अब मुझे चाचा जी ने अमृतसर बुला लिया, वहाँ हाई स्कूल में मेरी एडमिशन करवा दी और एक आध महीना पढ़ना था, उसके बाद मुझे जनेऊ डालना था। तो चाचा जी ने कहा कि मैं पहले जाऊंगा, तुम पढ़ाई का हर्ज नहीं करना, तुम 3-4 दिन के बाद आना। तो मैं अपने पड़ोसी के लड़के को 100 रुपया दे के आया था कि चाचा जी अगर उनको पता चल गया तो कैसे रिएक्ट करेंगे, मेरे को चिट्ठी लिख देना। तो चाचा जी ने जब ट्रंक खोला तो बेहोश हो गए। अब 1400 रुपया उस जमाने में बहुत माने रखता था। वो बेहोश हो गए और होश में आने के बाद मेरी ग्रैंड मदर ने कहा कि तुम जाओ और उसको ले आओ जाके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा तो मुझे देख के भाग जाएगा, उसको कुछ बताओ मत। मतलब पता ये चल गया कि आपने ही निकाले? पता, और कौन निकालेगा, मैं ही था घर में, और तो कोई बच्चा था नहीं। उन्होंने ये कहा कि उसको आने दो, उसको पता नहीं चलेगा, आएगा तो उसको मिर्ची का धुआं देंगे उल्टा लटका के। तो मुझे वो मेरे पड़ोसी के लड़के का खत आ गया और जिस दिन मुझे निकलना था, मैं बजाय गांव जाने के मैं सीधा दिल्ली चला आया और वहाँ एक दोस्त बन गया, कोई पैसे वैसे उसने ले लिए और बम्बई जाने का प्रोग्राम बन गया। तो उसके साथ मैं बम्बई आ गया, 2-4 दिन इधर उधर घूमे। उसके बाद एक सिनेमा है वहाँ अपना बोरी बंदर पे, उसमें लैला मजनू लगी थी, स्वर्णलता और नजीर की, वो देखने हम घुसे। तो इंटरवल में वो लड़का बोला मैं अभी आता हूँ, और वो चला गया, नहीं मिला। उसके बाद दोबारा मुझे आज तक नहीं मिला और मेरी जेब में सिर्फ 1 रुपया था, बाकी पैसे उसके पास थे और मेरा चौथा दिन था मुंबई में। तो यू कैन अंडरस्टैंड मेरी क्या 16 साल मेरी उम्र थी, यू कैन अंडरस्टैंड मेरा क्या हुआ होगा। तो मैं बीटी स्टेशन पे पिलर के पास खड़ा रो रहा था, तो एक टीटी आया मेरे पास, बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मेरा भाई सब पैसा लेके चले गए। बोले झूठ बोल रहे हो तुम, भाई नहीं होगा वो। तो आई ब्रोक डाउन, मैं शायद नहीं, वो भाई नहीं था मगर ऐसे ही था। तो वो टीटी मुझे खंडाला ले गया और उसके घर में मैंने 3 महीने तक नौकरी की, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, उसके बच्चों को स्कूल छोड़ना। लेकिन मेरी फितरत में ये था कि मैं 2-3 महीने से ज्यादा कहीं टिकता नहीं था, बोर हो जाता था कि बहुत हो गया यार, अभी आगे चलो। फियरलेस, नो फियर ऑफ टुमारो, उस वक्त बिल्कुल कोई कल क्या होगा ये डर ही नहीं था। वहां से मैं बॉम्बे आ गया वापस खंडाला से। यहाँ आने के बाद मैंने बिना बताए आए यहाँ पे भी? हाँ, उसको बिना बताए चला आया। यहाँ आके फिर मुझे होटल में नौकरी ढूंढने लगा। अच्छा, मिठाई की दुकान पे नौकरी ढूंढता था क्योंकि मिठा खाने का शौक बहुत था। तो मुझे रंजीत स्टूडियो के बाहर एक होटल है जो अभी भी है, अभी साउथ इंडियन का है, उस वक्त पंजाबी का था। उसमें मुझे बाहर वाले की नौकरी मिल गई। बाहर वाला मतलब? बाहर वाला मतलब जो चाय लेके बाहर जाता है। अच्छा, दुकान पे नहीं, बाहर जाना? हाँ, दुकान पे नहीं, होटल में नहीं पिलाता है, बाहर लेके जाता है। अच्छा। तो रंजीत स्टूडियो में मैं जाता था चाय पिलाने, लोगों को चाय देने, लाइटमैन सब चाय मांगते थे। उधर अपना बसंती हॉल में जाता था जहाँ हंसराज बैल और मधोक साहब की रिहर्सलें होती थी। रूपतारा में जाता था, श्री साउंड में जाता था। तो वहाँ एक रंजीत में एक लाइटमैन था, राम अवतार जख्मी, उसको लिखने का शौक था, लिखना आता नहीं था। तो उसने मुझसे कहा कि यार मेरे लिए एक स्टोरी लिख दो, मैं 10 रुपया दूंगा तुमको। तो मैंने अपनी जिंदगी का पहला अफसाना वहाँ लिखा था जिसका नाम था म्यूनिसिपैलिटी की चादर। म्यूनिसिपैलिटी की चादर। और वो अफसाना दिल्ली से एक मैगजीन निकलता था चित्रा, उर्दू में, उसमें छपा था राम अवतार जख्मी के नाम से। उसके अब हुआ ये कि रंजीत स्टूडियो में जोगन बन रही थी तभी, तो नरगिस जी का लंच में ऑर्डर होता था बर्फ पानी का, तो मैं लेके जाता था। और मुझे अखबार पढ़ने का, अंग्रेजी के कुछ डिक्शनरी वगैरह छोटी मोटी लेके सीखने का शौक था। तो मुझे लगा कि किसी आप कहीं जाते हो तो पहले पूछो मे आई कम इन। तो एक दिन मैंने पूछ लिया नरगिस जी से मे आई कम इन। उन्होंने बुलाया अंदर, मैं गया, बर्फ पानी रखा। उन्होंने मुझसे कहा रुको, पढ़े लिखे हो? मैंने कहा नहीं, ऐसे ही थोड़ा बहुत। तो बोले अच्छा जाओ। तो मुझे लगा कि ये मुझे कुछ अच्छी नौकरी दिलवा सकती, तो मैंने उनको एक एप्लीकेशन लिख के भेज दी। तो एक दिन वो लेख टंडन जी के साथ बैठी थी, उन्होंने मुझे मिलाया, बोले लेख जी से कहा कि इस लड़के को आर के ले जाओ, आर के बन रहा था तभी, और राज साहब से कहना कि मैंने भेजा है, बहुत मेहनती लड़का है। लेकिन वो रंजीत में आग लगी तो जोगन का नेगेटिव जल गया और लेख जी लेके नहीं गए। फिर आसिफ साहब से मिलाया उन्होंने रूपतारा स्टूडियो में, आसिफ साहब ने भी 10-12 बार बुलाया लेकिन काम नहीं हुआ और होटल वालों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो इस नोट पे आपकी पसंद का एक गाना भी सुनते जाए, बातें तो उनसे तो जी ही नहीं भरता। एक गाना मैं आपको सुनाना चाहूंगा जिसे लिखा है कैफ इरफानी ने और रोशन जी का म्यूजिक था। फिल्म का नाम था मल्हार। मल्हार गाया किसने मुझे मालूम नहीं, सॉरी लता जी ने गाया है। कुछ बोल याद है? उसके बोल हैं, मोहब्बत की किस्मत बनाने से पहले
जमाने के मालिक तो रोया तो होगा। बहुत सुंदर गाना है, और बहुत अच्छा। उस वक्त इंडस्ट्री में एक तहलका मच गया था, ये कौन राइटर आया जिसने ये गाना लिखा है, बहुत पॉपुलर हुआ था। चलिए सुनते हैं ये गाना। मोहब्बत की किस्मत बनाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा। मोहब्बत से ये जुल्म ढाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा। अशकों के मेले लगाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा। मोहब्बत की किस्मत बनाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा। पर ये जो हंसते हैं तारे, हंसते हैं तारे, ये तारे हैं तेरी हंसी के इशारे, हंसी के इशारे, हंसी मेरे गम की उड़ाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा। मोहब्बत की किस्मत बनाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा। मोहब्बत को तूने दिलों में बसाया, दिलों में बसाया। मोहब्बत ने गम का ये तूफान उठाया, तूफान उठाया। ये तूफान दुनिया में लाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा। मोहब्बत की किस्मत बनाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा, रोया तो होगा। गाने से पहले बी आर इशारा साहब हम बात कर रहे थे नरगिस जी की। आपने कहा कि आप उनके लिए ठंडा पानी लेकर जाते थे और आपने उनको एप्लीकेशन दी और उन्होंने आपकी नौकरी लगवाई। या उन्होंने मुझे आसिफ साहब के पास भेजा और आसिफ साहब ने कुछ किया नहीं तो होटल वालों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, तो मैं उनके घर चला गया। तो क्यों नौकरी से क्यों निकाल दिया? भाई ये तो नरगिस के चक्कर में पड़ गया है, इसको जाने दो, जाओ तुम यहाँ से जाओ। तो वो मजाक उड़ाने लगे, तो मैं फिर नरगिस जी के घर पे चला गया। मैंने कहा आप कोई मुझे नौकरी अच्छी दिलवा सकती हैं तो दिलवा दीजिए, नहीं तो ना बोल दीजिए, मैं कहीं और नौकरी ढूंढूंगा। तो उन्होंने मुझे सेंट्रल स्टूडियो में बुलाया, लेकिन उसमें एक और इंसिडेंट मैं आपको बताऊं अच्छा है। 30 रुपया पगार मिलेगी, बोले तनख्वाह 30 रुपया। तो उस जमाने में तो बहुत ज्यादा नहीं, मगर मुझे कम लगी, मुझे मिठाई विठाई खाने का बहुत शौक था। तो मैंने मक्खन लाल जैन जो स्टूडियो के मालिक थे उनके नाम उर्दू में एक लेटर लिखा और पोस्ट कर दिया। अब लक देखिए,
जब वो लेटर उनके टेबल पे पहुंचता है तो शकील साहब वहां बैठे हुए थे दीदार के गानों के चक्कर में, क्योंकि दीदार भी वहीं बन रही थी, दिलीप कुमार निम्मी वाली। अब मक्खन लाल जी ने लेटर खोला, बोले यार ये उर्दू में किसने लेटर लिखा है, शकील को दिया पढ़ने के लिए। शकील साहब ने लेटर पढ़ा तो मेरी तनख्वाह तो 60 रुपए होगी। अच्छा, लेटर और शकील साहब ने बाहर निकल के मुझे ढूंढा कि कौन है वो लड़का जिसने लेटर लिखा है। तो मैं गया, मैंने कहा जी मैंने लिखा है। बोले अच्छा लिखते हो, लिखते रहो। तो मुझे समझ में नहीं आया कि अच्छा लिखते हो लिखते रहो क्या का मतलब क्या है। तो एनीवे खैर, अब वो ऑफिस बॉय कमर साहब के एक रूहानी गुरु थे जिनका नाम था रोशन नाथ जी और मेरा नाम था रोशन लाल। तो अब उनको सब नाथ जी करके पुकारते थे, कोई रोशन नाथ कहता नहीं था। तो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन, मुझे पुकारने के लिए ए रोशन पानी ला, ए रोशन चाय ला। तो कमर साहब ने मुझसे कहा कि तुम अपना नाम बदल दो। मैंने कहा आप बदल दो। तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया बाबूराम। उसके बाद कैफ इरफानी एक शायर जो थे, वो जहाँ रहते थे उनके बाजू में मैं रहता था, उनका नाश्ता भी बनाता था, उनका खाना भी बनाता था। तो उन्होंने मुझसे कहा, एक दिन कोई आदमी आके उनसे मिलके गया, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो आदमी मुझसे मिलके गया है इसको तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे। अच्छा। तो मैंने 2 पेज लिख डाले। बोले तुम एक पेन नेम रख लो, तखल्लुस जिसको बोलते हैं। उस जमाने में बहुत चलन था तखल्लुस का। यह चलन था। तो मैंने कहा आप रख दो। बोले कुछ अनयूजुअल रखो, कोई ऐसे नहीं होना चाहिए बहुत। तो मैंने कहा आप रख दो ना, आप बताओ क्या। तो बोले इशारा रख लो। दैट इज हाउ आई बिकेम BAR इशारा फ्रॉम रोशन लाल शर्मा। हाँ, अब आपकी पसंद का एक गाना सुनेंगे। मेरी पसंद का गाना अगर आप सुनना चाहते हैं तो बहुत पुराना गाना है। या आपकी फिल्म का गाना अगर आपको कोई याद आ रहा हो तो। इंसाफ के मंदिर का एक गाना है, जरा सुनिए। कोई बहार
अच्छा, कैफ इरफानी साहब की बात चली है, तो उनके बारे में आपकी जो यादें हैं? वो जहाँ रहते थे उनके बाजू में मैं रहता था, और मैं उनका नाश्ता, उनका खाना मैं बनाता था और अपना वहाँ वहीं खाता था। तो उनके यहाँ एक दिन एक कोई प्रोडक्शन वाला आया और उनसे कुछ बातचीत करके गया, जब मैं चाय बना रहा था, नाश्ता बना रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो आदमी मुझसे बात करके गया है, इसको लिखो, कैसे लिखोगे तुम? तो मैंने 2 पेज लिख डाले। इसके बाद लंबी कहानी है जी। वो पिक्चर खत्म हो गई। कंवर साहब ने मुझे घर पे बुला लिया, तो मैं उनके घर पे नौकरी करने लगा। अच्छा, कंवर जलालाबादी हाँ। साहब के घर चले गए? जो वो क्या हुआ कि दूसरी फिल्म आंसू वो बनाई उन्होंने, उसका मुहूर्त होने वाला था, 2-3 बार पोस्टपोन हो गया, और मैं उनसे ये कहता था कि आंसू जब शुरू होगी तो मुझे ऑफिस में रख लेना। तो आंसू जब नहीं, मुहूर्त नहीं हुआ, तो उनकी वाइफ ने एक दिन कहा कि तुम बार बार वो ऑफिस में काम करने की बात करते हो, इसलिए पिक्चर का मुहूर्त नहीं हो रहा। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ के यूनिटी कंपाउंड के सामने सड़क पर एक बेंच था, मैं वहां बैठा हुआ था। उन्होंने 3 दफा किसी को भेजा कि अरे ब्राह्मण का लड़का है, भूखा बैठा है, उसको बोलो खाना तो खा लो। मैंने कहा पानी भी नहीं पीऊंगा अब तो मैं। तो दूध वाला आया मेरे पास, बोले क्या हुआ? मैंने कहा नौकरी छोड़ दी। तो बोले नौकरी चाहिए? तो यूनिटी कंपाउंड के अपोजिट सैनिटोरियम है, वो मुझे वहां ले गया। वहां ठहरे हुए थे राधे श्याम कथावाचक बरेली वाले, उनके यहाँ मुझे नौकरी मिल गई। और काम क्या करना है? तौलिया लेके उनके साथ समंदर पे जाना, उनका हुक्का भरना और बर्तन साफ करना, ये मेरा काम था। वहां पर एक पिक्चर प्लान हो रही थी, जी राकेश करके डायरेक्टर थे, कृष्ण जी की बचपन पे, कि वो जमुना में कूदे और नाग को पकड़ा और ये किया, वो उस पे पिक्चर प्लान हो गई थी। और आई वॉज सिलेक्टेड टू प्ले द कृष्ण इन दैट फिल्म। अच्छा, खुद से ही ये मौका आ रहा था? हाँ, तो उन्होंने अपने आप मुझे कहा कि इसको, इस लड़के को हम कृष्ण बनाएंगे, लेकिन वो फिल्म बनी नहीं। और मैं एक दिन रात को 9 बजे का शो देख के आवारा देख के आया। उस दिन घर में मेहमान आए हुए थे, तो बर्तनों का ढेर लगा था। वो बर्तनों का ढेर देख के मुझे रोना आ गया। मैंने दिल में फैसला किया कि अब मैं बर्तन नहीं मांजूंगा। उसके बाद मैं चला गया, बॉम्बे छोड़ दिए मैंने, वापस चला गया। आई वेंट टू दिल्ली, लेकिन विदाउट टिकट जा रहा था, तो टीटी ने मथुरा में उतार दिया। तो मैंने सोचा मथुरा में आया हूं मैं, तो यहाँ देखता हूँ जरा। तो वहां पर मुझे एक नौकरी मिल गई होटल में, और वहां वेटर की नौकरी मिल गई। तो मैं वहां पे 3 महीना मैंने नौकरी की। वहीं पर मुझे घर से खत आया कि मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। मतलब इस बीच में आप अपने घर से भी? हाँ, जब मैं यहाँ होटल में आया तो मैंने अपने घर को लेटर लिखा कि भाई मैं अच्छा। यहाँ पे हूँ। तो वहां से जवाब आया। अच्छा, मैंने कंवर साहब को लेटर लिखा, उनका भी जवाब आ गया। तो मथुरा में मेरी थोड़ी वो हो गई उस छोटे से इसमें कि यार ये तो फिल्म का आदमी है, कंवर जलालाबादी उस जमाने में बड़ा नाम था जी। तो वो थोड़ी वो हो गई। अल्टीमेटली मतलब मशहूर हो गए आप मथुरा हाँ, में? थोड़ा सा मशहूर हो गया। तो वो सरदार जी थे जो तंदूर की रोटी लगाते थे, उनसे मैंने, वहां से भी जब मेरा दिल उब गया तो मैंने कहा अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आपके गांव से खत आया कि आपकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। तो मैं रोया, लेकिन मैं वापस नहीं गया। उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब मैं यहाँ से चल दूंगा, बहुत हो गया यहाँ। तो मैं निकलने वाला था, तो जो हेड वेटर था उसका मैंने 2 रुपया देना था। उसने बोला शर्ट उतार दो। मेरे पास 2 रुपए तो थे नहीं, और एक ही शर्ट थी। मैंने कहा यार तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब जाऊं कैसे मैं? तो इतने में रात का वक्त था, एक रिक्शा आया, उसमें एक बंगाली बैठा हुआ था, बुढ़ा आदमी। वो रिक्शा वाला कहने लगे यार इसको जगह, अच्छा वो होटल में कमरा भी मिलता था, खाना भी मिलता था, इसको यार कमरा दे दो, इसने मुझे बहुत परेशान किया। उसको कमरा दे दिया। अब वो कॉमन बाथरूम था, वो कमरे में उसने अपना जो वो बैग वैग था वो रखा और वो बाथरूम में गया। तो मुझे याद आया मेरी ग्रैंड मदर बचपन में बोला करती थी कि बंगाली और यूपी वाले आंटी में पैसा रखते हैं। मैं सोचा ये आदमी दारू पिए हुए है, अगर इसकी आंटी में पैसा होगा तो बाथरूम में जरूर गिरेगा। तो बाथरूम से निकला, मैं बाथरूम में गया तो 20 का एक नोट वहां पड़ा हुआ था। वो नोट मैंने उठा लिया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई तोड़ा के दूं, किसी को पूछेगा कहां से आया। तो मैंने वो टाट के नीचे छुपा के रख दिया। अच्छा, रूटीन ये था कि मैं सुबह उठ के सर पे रुमाल डाल के गुरुद्वारे जाता था, वहां नमस्कार करता था, और हलवा पूरी खाने को मिलता था, वो खाता, हलवे की वजह से जाता था। तो दूसरे दिन मैंने रुमाल सर पे रखा, और जो वहां से निकला तो आज तक वापस नहीं किया। अब मैं आ गया मथुरा स्टेशन पे। अब मैंने वो 20 का नोट? वो मैं 20 का नोट मेरी जेब में। अच्छा। अब मैंने सोचा अच्छा मथुरा से दिल्ली के लिए कोई, मैं दिल्ली सोचा मैं जाऊंगा, तो मथुरा से दिल्ली जाने के लिए दिन में कोई ट्रेन नहीं है, सारी ट्रेन रात को आती है। तो मैं बोला अब क्या करूं, मैं सुबह का वक्त है। तो मैं सोचा चलो मथुरा आया हूं तो वृंदावन घूम लेता हूं। तो वृंदावन लोकल जाती है, तो मैं लोकल में वृंदावन चला गया। वहां जाके दिन में कुछ पूरी वूरी खाई, घूमता घामता रहा, शाम को वापस आया। शाम को जब वापस आया तो देखा वो बंगाली जो है वो ठिठर रहा एक कोने में बैठा हुआ। तो
मैं गया उसके पास, मैंने कहा क्या हुआ? बोले होटल वाले साले चोर मेरा 20 रुपया भी चुरा लिया और मेरा कंबल भी रख लिया। अब होटल वालों ने कंबल रख दिया, उसके बाद शायद 20 ही रुपया था, तो मेरे पास 16 बचा था, मैंने 15 उसको दे दिया। मैंने कहा जा तू कंबल छुड़ा ले अपना। एंड देन आई वेंट टू दिल्ली। दिल्ली में मुझे काम वाम मिला नहीं, मैं 2 दिन का भूखा। वो वहां पर कंबलों का कारखाना है, छियाटा एक जगह है वहां पे, तो वहां एक पेड़ था बड़ा, उसके नीचे में बैठा हुआ था। एंड आई वाज हंग्री फॉर 2 days। तो एक गाड़ी निकली वहां से, तो मैंने ऐसे ही खड़े होकर सैल्यूट मार दिया, तो गाड़ी रुक गई आगे जाके। उसमें से एक फॉरेनर उतरा, उसने यस व्हाट डू यू वांट? तो मैंने टूटी फूटी अंग्रेजी में उसको कहा कि आई डोंट हैव फूड, आई डोंट हैव जॉब, यू वेट आई विल कम। गाड़ी चली गई, थोड़ी देर के बाद वो वापस आया, मुझे अंदर ले गया और जो कैंटीन का ठेकेदार था उससे कहा कि जब तक ये कमाने न लगे इसको खाना मेरे अकाउंट में खिलाओ। और ठेकेदार जो था, दूसरा ठेकेदार जो कंबल बनाने का ठेका लेता था, उसको बोला इस लड़के को काम सिखाओ। तो काम सीखना क्या था, वो जो चलता है ताना, उसमें धागा टूट गया तो कितनी जल्दी आप गांठ लगाओगे, ये सीखना था। मैं सीख गया। तो 2-3 दिन में मैं 2 रुपए 3 रुपए कमाने लग गया। और वहाँ एक क्लर्क था जो नाइट में मेरे साथ था, उसके साथ में रहने लग गया। उसने मेरी पूरी कहानी सुन ली और पूरी कहानी सुनने के बाद उसने क्या किया कि मेरे चाचा को लेटर लिख दिया। अच्छा, इस लेटर में क्या लिखा, क्या हुआ, ये हम आपसे इस गाने के बाद सुनेंगे जो आपकी पसंद का है। इसके बाद मेरी पसंद का गाना इकबाल का और एक गाना है ना, हिंदी वर्जी का लिखा हुआ, बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम। सचमुच, चलिए ये गाना बहुत अच्छा गाना था। कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम, ओ जमाने के सितम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। की निगाहों से कहीं जाएंगे हम, वो कहीं जाएंगे हम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। तेरी 2 आंखों में दिखते हैं मुझे दोनों जहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहां। चांद घटता हो घटे अपनी मोहब्बत ना हो कम, वो मोहब्बत ना हो कम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं, मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं। मेरा आंचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं, तेरा आंचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं। तेरे होते हुए क्यों हो मुझे तूफान का गम, मुझे तूफान का गम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी
कदम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं जाने माने लेखक और निर्देशक B.R. इशारा से निम्मी मिश्रा की बातचीत। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। अच्छा, गाने से पहले हमारी बातचीत का तार टूटा था कि आप जब कंबल की फैक्ट्री में काम करने लगे, 2-4 रुपए रोज कमाने लगे, तो जो आपके साथ काम करने वाला था उसको आपकी पूरी कहानी पता चल गई और उसने आपके घर खत लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक दिन वो जो ठेकेदार था हमारा, उसके बच्चे का जन्मदिन था, तो मैं ब्राह्मण हूँ तो उसने मुझे बुलाया था, तो मैं मीठा खाने के शौक में चला गया था। तो वहाँ से मीठा खा के, खाना वाना खा के मैं निकला, नाइट ड्यूटी थी, तो मैं वो तंदूर पर बैठा हुआ वेट कर रहा था कि क्लर्क आएगा तो हम लोग ड्यूटी पे जाएंगे। क्लर्क आया, उसने कहा घर चलो, तो मैंने कहा घर में क्या करना है, अभी तो ड्यूटी पे जाना। बोले नहीं तुम घर चलो। घर लाया, मुझे दरवाजा खोला, पूरा बैंक के साथ सामने चाचा जी बैठे हुए, मेरे को भागने का टाइम नहीं मिला। अब चाचा जी ने कहा कि नहीं तुम घर चलो। मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा जब तक आपका 1400 रुपया नहीं दूंगा मैं घर नहीं जाऊंगा। वो औरतें इकट्ठी हो गई, वे पुत्र चला जा, वे बीबा चला जा, और सब तरफ से मैं घिर गया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रास्ते से भाग जाऊंगा, यहाँ से तो निकल जाता हूँ। भागने का मौका नहीं मिला, मैं वापस गाँव चला गया। अब हुआ क्या कि 2 साल हो गए थे, तो हमारे यहाँ 8th के बाद 9th और 10th मैट्रिक होती थी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश भी साथ में आती थी उर्दू के। तो मैं पेरेंटलेस चाइल्ड था, तो मेरी फीस तो थी नहीं, और जितने मेरे दोस्त थे सब मैट्रिक पास कर चुके थे, तो सबसे एक एक किताब मैंने मांग ली। और स्कूल, मैंने कहा मैं रहूंगा तो पढ़ूंगा मैं, तो मैं स्कूल में एडमिट हो गया। लेकिन वो चाचा जी का टॉर्चर मुझ पे इतना बढ़ा कि मैं 3-4 महीने के बाद फिर भाग गया। मतलब 10th किया नहीं? फिर आई केम टू होशियारपुर, जहाँ इनके वो रहते थे, वहां से फिर विदाउट टिकट फिर बम्बई पहुंच गया। अच्छा, अब फिर से बम्बई की कहानी शुरू फिर से बम्बई की कहानी शुरू हो गई। तो और एक अंग्रेजी का और वर्ड मुझे समझ में आया जिसको कहते हैं अप्रेंटिस। अच्छा। तो कुछ प्रोडक्शन वालों से दोस्ती हो गई थी उस जमाने में, छोटी भाभी के जमाने में। तो मैंने एक प्रोडक्शन वाले से कहा कि यार मुझे कहीं अप्रेंटिस लगा दो। एक दारा फिल्म बन रही थी, शेख मुख्तार तारा हरीश की। तो उसने कहा कि तुम वहाँ क्यों, तो अभी खत्म होने वाली है। उसने, मुकेश जी एक फिल्म शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अनुराग, उसमें तुमको अप्रेंटिस में लगा दूंगा। और वो अनुराग शुरू हुई और उसमें मैं पहली बार मैंने क्लैप पकड़ा। तो समझ में आया नहीं क्या करूं, काम कुछ था नहीं ऐसा। तो डायरेक्टर एक बार साइलेंट बोलता था, मैं 3 बार बोलता था। तो मुकेश जी ने जब मुझसे शुरू में कहा कि अप्रेंटिस को पैसे नहीं मिलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो जब उन्होंने देखा, बोले तुम काम करते हो यार, तुमको मैं 60 रुपये महीना दूंगा। तो उसमें 60 रुपये महीने पे मैं असिस्टेंट, 3rd असिस्टेंट क्लैप मारना ये शुरू हुआ। उसके बाद तारा हरीश के जो कैमरामैन थे उस वक्त, अनुराग के कैमरामैन थे, वो प्रोड्यूसर बन गए। उन्होंने एक फिल्म बनाई जलती निशानी, कमल कपूर हीरो, गीता वाली हीरोइन, तारा हरीश उसके डायरेक्टर थे। उसमें मैं बाकायदा असिस्टेंट बन गया। फिर एक और फिल्म बनी लालटेन, मोतीलाल गीता वाली, उसमें भी मैं असिस्टेंट रहा। फिर ये फिल्म मेरे पास आई केदार कपूर जी के साथ, आवारा बादल। आवारा बादल में जो डायलॉग राइटर थे उनसे केदार जी का झगड़ा हो गया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम लिखो। तो मैंने कहा मैं क्या लिखूं, मुझे लिखना नहीं आता है। तो बोले बैठो मैं बताता हूँ। तो उन्होंने सीन बताया, मैंने लिखा, उस पर ताली पड़ गई। देन आई वॉज कॉल्ड बाय दुलाल गुहा। और मैं, एक और फिल्म थी जालसाज, किशोर कुमार माला सिन्हा, उसमें मुझे डायलॉग डायरेक्टर की नौकरी मिली, क्योंकि सब बंगाली थे। तो हिंदी ठीक से कोई बोल, किशोर कुमार भी, पूरा स्टाफ बंगाली, शॉर्ट बॉय से लेके प्रोड्यूसर तक सब बंगाली। तो पहले दिन मेरे सर में दर्द हो गया। मैंने कहा यार ये लैंग्वेज तो मुझे तो आती नहीं। तो खैर वो लैंग्वेज मैंने पिकअप की और मैंने बंगाली बोलना और समझना शुरू किया, लिखना पढ़ना नहीं, लेकिन बंगाली बोलना और समझ। तो उसमें, उस फिल्म में काम किया। वहां से थोड़ा बात फैली तो दुलाल गुहा ने मुझे बुलाया चांद और सूरज लिखने के लिए। दैट वॉज ऑफिशियली माई फर्स्ट फिल्म एज डायलॉग राइटर। और उसी दौरान में तीसरी कसम बन रही थी जिसमें मैं 2nd असिस्टेंट था। उसी दौरान इंसाफ का मंदिर बन रही थी जिसमें मैं डायरेक्टर था। तो यहाँ से मैं डायलॉग राइटर बना और डायरेक्टर बना। बट आई वॉज मोर, राइटिंग से ज्यादा मुझे डायरेक्शन की तरफ मेरा ध्यान गया और इस प्रोफेशन से मुझे इश्क हो गया, ब्लाइंड इश्क जिसको बोलते हैं। आई वॉज मैड अबाउट दिस, कैमरा क्या है, लेंस क्या है, एडिटिंग क्या है, राइटिंग क्या है। आई वॉज मैडली इन लव विद दिस। तो इस बात पे एक गाना आपकी पसंद का सुन लेते हैं। इसके बाद मेरी पसंद का गाना आप सुनना चाहती हैं
अनुराग की बात कर रहे थे या अनुराग, मुकेश जी प्रोड्यूसर थे, मुकेश जी हीरो थे, मुकेश जी म्यूजिक डायरेक्टर थे, और कैफ इरफानी का लिखा हुआ गाना है। वो गाना है कि कोई दिल में है और कोई है नजर में, मोहब्बत के सपने में किस में लुटाऊं, इसी कश्मकश में जिए जा रहा हूं, किसे याद रखूं किसे भूल जाऊं। किसे याद रखूं किसे भूल जाऊं। बहुत प्यारा गाना है, चलिए सुनते हैं। कोई दिल में है और कोई है नजर में, मोहब्बत के सपने मैं किसके लुटाऊं, किसी कश्मकश में जिए जा रहा हूँ, किसे याद रखूं किसे भूल जाऊं, किसे याद रखूं किसे भूल जाऊं। उधर दिल मोहब्बत में उनको दिया है, इधर फर्ज का बोझ सर पे लिया है। हरी जिंदगी तूने ये क्या किया है, किसे याद रखूं किसे भूल जाऊं। न बस में है मेरे उन्हें भूल जाना, न बस में है इनको नजर से गिराना। मेरी बेबसी का बस इतना फसाना, किसे याद रखूं किसे भूल जाऊं, किसे याद रखूं किसे भूल जाऊं। अच्छा, जब इंसाफ का मंदिर फिल्म से आपने डायरेक्शन शुरू किया फुल फ्लैश बिल्कुल, तो उसके बाद कैसे मौके आए और चेतना तक आप कैसे पहुंचे? इसी इंसाफ के मंदिर के साथ साथ और एक फिल्म जॉनी विस्की, जो मेरे दोस्त थे, वो अभी नहीं हैं बेचारे, उन्होंने एक फिल्म शुरू की जिसका नाम था गुनाह और कानून, और वो मैंने लिखी, डायरेक्ट की। दोनों पिक्चर, इंसाफ के मंदिर में पृथ्वीराज जी थे, संजीव कुमार था, इसमें भी पृथ्वीराज जी थे, संजीव कुमार था और कुमकुम थी। ये दोनों फिल्में बनाने के बाद, लेकिन इनके रिलीज के का टाइम आते आते कलर आ गया था। ये दोनों ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में थी, तो उससे कुछ मतलब ज्यादा रिकग्नाइजेशन मिला नहीं। लगी फिल्में, लेकिन कलर की वजह से ब्लैक एंड व्हाइट का वो खत्म हो गया। उसके बाद सोचा क्या करें। आई एम कुन्नू हमारे एडिटर थे, उनसे मैंने कहा कुन्नू भाई मैं एक फिल्म बनाना चाहता, तो उन्होंने कहा बनाओ। अब उनका कहना कि बनाओ, तो मैं तैयार हो गया। मैंने स्क्रिप्ट लिखी, 7 दिन में बैठ के मैंने चेतना की स्क्रिप्ट लिखी और कास्टिंग की। कास्टिंग करके कुन्नू भाई ने हमको दिए 5,000 रुपए और 2 डब्बे फिल्म, और 27 आदमी का यूनिट लेकर हम लोग पूना चले गए। वहां पर नादिरा जी का बंगला था, उन्होंने चाबियां दे दी, बोले वहीं रहो, वहीं शूटिंग करो। लेकिन उस वक्त ये था कि आउटडोर इंडोर मैच नहीं होता था। अच्छा। लाइटें ये नहीं थी, ये जो अभी लाइटें आई हैं ये नहीं थी। लेकिन उस वक्त यहाँ पर गुरु की शूटिंग चल रही थी बॉम्बे में, इस्माइल मर्चेंट के गुरु।
वो लोग 85 फिल्टर लेके आए थे, 85 शीट्स लेके आए थे, जो विंडो पे लगाने से आउटडोर इंडोर मैच हो जाता है। वो शीट्स हम भाड़े पे ले गए। अच्छा। और हमने चेतना पूना में बनाई। 25 दिन शूटिंग पूना में की, 2 दिन शूटिंग, एक दिन एयरपोर्ट पे और एक दिन अलीबाग में। और वो कुन्नू भाई को, जो प्रोड्यूसर थे हमारे, उनको क्या स्टोरी है, क्या बनाया है, वो रश प्रिंट देखने के बाद पता चला। अच्छा, उससे पहले कुछ उससे पहले उन्होंने पूछा भी नहीं कि तुम क्या बना रहे हो। वो 5-5, 10-10 हजार करके पैसा पूना आ जाता था और हम लोग शूटिंग करते रहते थे। अच्छा, कहानी आपने ये कैसे दिल में आई? इसी ये इसके पीछे मतलब कहाँ से आपको इसका बिंदु कहाँ से पकड़ा? मुझे जिंदगी में जो बहुत झटके लगे वो हैं, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव था, तो हिपोक्रेसी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती थी। और बहुत हिपोक्रेसी थी अराउंड। मतलब एक आदमी से आप सुबह मिलो, दोपहर को मिलो, शाम को मिलो, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है ना, एक दोस्ती की, कि दोस्त की, ये मेरा दोस्त है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप अलग हुए उसके बाद अगर आपको उसकी जिंदगी में झांकने का मौका मिले तो पता लगता है वो कुछ अलग ही है। आपकी दिमाग में जो इमेज बनी हुई है वो टूट जाती है, शैटर हो जाती है। यहाँ से थॉट आया कि एक लड़की मंदिर में जाती है, मस्जिद में जाती है, लोगों की मदद करती है, और उसके बाद देखा कि एक होटल में 3000 रुपया रात पे जाती। ये इमेज का जो कॉन्ट्राडिक्शन था, उसकी वजह से चेतना का जन्म हुआ। ये ऑब्जर्वेशन जो थी मेरी, ये बहुत स्ट्रांगली मैंने ऑब्जर्व किया कि यार लोग हैं कुछ और, प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, हैं कुछ और वैसे भी आपकी पर्सनैलिटी एक वो है जो मैं जानता हूं आप हैं, एक वो है जो आप जानती हैं आप हैं, और एक वो है जो आप भी नहीं जानती हैं, मैं भी नहीं जानता और आप हैं। तो इस तरह की ये चीजें सामने आई ना, तो चेतना का जन्म हुआ और चेतना बनी। चेतना बनने के बाद बहुत से डिस्ट्रीब्यूटरों ने 3-3 बार खरीद के छोड़ी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें इसको, लगे चलेगी नहीं चलेगी। और इससे पहले मैंने चेतना की स्टोरी 2 प्रोड्यूसरों को सुनाई थी। एक थे एवी मोहन मेरे दोस्त, और एक थे हिरेन खेड़ा। दोनों ने मुझे दफ्तर से निकाल दिया था। मतलब उस जमाने की बहुत ही बोल्ड फिल्म बोले थी। थिएटर में आग लग जाएगी मिस्टर इशारा, तुम क्या कर रहे हो। मगर मैं घबराया नहीं, मैंने कहा थिएटर में आग नहीं लगेगी, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही है। जब रिलीज हुई तो लोगों को समझ में आया कि क्या है। उसके बाद तो दौर ही शुरू हो गया पिक्चरों का। तो बात चेतना की चली है, तो इसका कौन सा वाला गाना सुनवाएं? मैं तो हर मोड़ पर दूंगा तुझको सदा, सपन जगमोहन का म्यूजिक है और नक्सलाइलपुरी का लिखा हुआ गाना है। और सपन जगमोहन की हम आगे बात करते हैं, पहले ये गाना सुन लें। जी। मोहब्बत का हासिल है दीवानगी, मुझे देख कर कह रहे हैं सभी। मोहब्बत का हासिल है दीवानगी, प्यार की राह में फूल भी थे मगर मैंने कांटे चुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सजा, मेरी आवाज को दर्द के साज को तू सुने ना सुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सजा।
रोकेगा क्या, जहाँ दिल झुका था वहीं सर झुका, मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या। काश टूटे न वो आरज़ू ने मेरी, ख्वाब जो है बुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुनेगा सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। गाने से पहले मैं कह रही थी कि संगीतकार सपन जगमोहन की हम बात करेंगे, तो आपको नए नए संगीतकारों से जुड़ना ज्यादा अच्छा लगता था? सपन जगमोहन को मुझसे मिलाया था जॉनी विस्की ने, और नक्श साहब को मैं जानता ही था। मेरे करियर में सबसे ज्यादा काम नक्श साहब ने किया मेरे साथ, उन पर बहुत भरोसा करता था मैं गाना सुनता नहीं था, नक्श साहब को पूछता था कि ठीक है, वो बोलेंगे ठीक है, तो गाना आ जाता था। और सपन जगमोहन के साथ मैंने 4-5 फिल्में की, दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर थे, बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है उन्होंने, और मेरी तो 4-5 फिल्में शायद उन्होंने की हैं। आपको संगीत में कोई खास दखल? नहीं, मैं म्यूजिक डायरेक्टर को ये बोलता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन म्यूजिक की मुझे समझ नहीं। मैं आपको एक इंसिडेंट मिलाप का बताता हूँ। मिलाप जब मैं शूटिंग कर रहा था, तो शूटिंग खत्म होने से या शत्रु की डेट खत्म होने से 2 दिन पहले मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक हॉन्टिंग सॉन्ग चाहिए। तो मैंने कुन्नू भाई को फोन किया, कुन्नू भाई ने कहा नक्श साहब से बात करो। मैंने नक्श साहब से बात की, मैंने कहा मुझे एक हॉन्टिंग सॉन्ग चाहिए और चाहिए मुकेश जी की आवाज में। तो नक्श साहब ने म्यूजिक डायरेक्टर से बात की, तो म्यूजिक डायरेक्टर ने ये कहा कि मुकेश जी अभी अभी हार्ट अटैक से उठे, तो छोटे छोटे टुकड़े लिखिए अब। तो उन्होंने लिखा कई सदियों से, कई जन्मों से तेरे प्यार को तरसे मेरा मन, और ये गाना रिकॉर्ड हुआ और बाई एयर मेरे पास पहुंचा बेंगलोर में, और 2 दिन के बाद मैंने उसकी शूटिंग की। तो मैंने ये गाना सुना भी नहीं था, जब तक मेरे पास रिकॉर्ड होके नहीं आया मैंने नहीं सुना था। इतना भरोसा मुझे नक्श साहब पे था, नक्श लालपुरी पे था। हाँ, बस आप जो चाहते थे वो आपने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसा का वैसा गाना बन गया। बन गया, बन गया। और क्या बन के रिकॉर्ड हुआ और आ गया मेरे पास। बेंगलोर में शूटिंग, नंदी हिल्स पे शूटिंग कर रहा था मैं। अच्छा, और इसका संगीत ब्रिजभूषण जी ने दिया। तो आप पहले से संगीत के बारे में उनसे कुछ बात कर चुके थे कि सीधे नक्श साहब ने बात की? नहीं, सीधा मुझे वहां ख्याल आया। अच्छा। नंदी हिल्स पे कि मुझे एक चाहिए हॉन्टिंग सॉन्ग। वहां से फोन करके उनको मैंने बोला और कहा कि मुझे एक हॉन्टिंग सॉन्ग, कोई खास सिचुएशन में नहीं, अच्छा, हॉन्टिंग सॉन्ग चाहिए बस। और कहानी उनको मालूम थी, मिलाप की कहानी नक्श साहब को मालूम थी। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने गाना लिखा, रिकॉर्ड किया, और मेरे पास, मैंने तब सुना जब वहाँ प्लेबैक मशीन पे बजा। पर गाना बहुत ही हॉन्टिंग, वाकई बहुत अच्छा गाना, और अभी तक वो बहुत सुना जाता है, बड़ा पसंद किया जाता है। कई सदियों से, कई जन्मों से, कई सदियों से, कई जन्मों से तेरे प्यार को तरसे मेरा मन। आजा आजा के अधूरा है अपना ही मन, कई सदियों से। राहों में कहीं नजर आ
आजा आजा के अधूरा है अपना मिलन कई सदियों से। सपनों से मुझे न यूं बहला पायल के सोए गीत जगा। सपनों से मुझे न यूं बहला पायल के सोए गीत जगा। सुनसान है जीवन की बगिया ओ सुना है पहाड़ों का गम। आजा आजा के अधूरा है अपना मिलन। ये गाने की बात हुई, फिर मिलाप का जब हमने ये गाना सुना तो इसके बाद आप मिलाप के बारे में कुछ बताइए कि वो फिल्म आपने कहानी कैसे कंसीव की और क्या उसके पीछे की कहानी है वो। पता नहीं, मुझे मेरी ग्रैंड मदर ने बताया था कि मुझे मेरे बाप ने मरने से पहले या कुछ कहा था कि ये किसी ने उनको कहा था कि ये बच्चा जो है ये पिछले जन्म में न्योला था। तो मुझे सांप बहुत फैसिनेट करते हैं, ये पता नहीं अजीब सी बात है। तो ये जो कहानी है मिलाप की, ये उस सांप की फैसिनेशन से पैदा हुई। और इसमें डैनी, शत्रु, रीना तीनों प्रैक्टिकली स्टारडम के एज पे थे, रिवर स्टार्स। तो हम लोग नंदी हिल, अच्छा हमने बनानी थी यहाँ पूना में, लेकिन वो बांग्लादेश की वार शुरू हो गई तो यहाँ हमको परमिशन नहीं मिली, नंदी हिल में मिल गई। 14 सांप पहले हमने बुलाए, सपेरे को बुलाया, लेकिन मुझे उसमें से हीरो नहीं मिला। मजे की बात देखिए अब कितनी, मतलब कहाँ क्या क्या होता है। दूसरे दिन वो एक सांप लेके आया, बोला ये मैसूर से पकड़ा है, ये देखिए आप। उसको देखा तो मुझे लगा कि ये मेरा हीरो है। और उस सांप ने, पिक्चर खत्म होने के बाद उसकी डेथ हुई सांप की। अच्छा, वो क्या एक शॉट था उसका कि वो शीशे पे मारता है यूं करके, 2-3 बार मारना था उसको, क्योंकि शत्रु को बेहोश होना था और शत्रु को ये रूप लेना था। तो मारने में उसके मुंह में लग गया, थोड़ा सा पस पड़ गई। अच्छा। तो उसकी छाल लेके आए थे हम लोग, जो लगाई थी वो अपना रिलीज के टाइम पे। अच्छा, तो सांपों के साथ शूटिंग का कैसा अनुभव रहा? डैनी का एक शॉट था, वो चाय लेके आता है, रखता है, शत्रु से बात करता है और जेब में उसकी सांप है, वो धीरे धीरे निकालता है। तो लोगों को थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन वो पता चल गया कि भाई एक दफा आपका वो झिझक निकल जाए ना, तो आई डोंट थिंक सांप, मतलब जो पकड़े हुए सांप होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। पर फिर भी डर तो लगता है, सांप सुनने से भी सबको लगता है, सबको तो डर। बहुत मुश्किल होती होगी शूटिंग के बाद। सांप ने बहुत अच्छा काम किया था, पूरी पिक्चर आप देखिए। हाँ, पिक्चर देखी है हमने, सांप ने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत बढ़िया काम किया। तो इसको पूरा करने में कितना वक्त लगा? और दिस वाज मेड इन 17 days। 17 डेज पूरी फिल्म? क्या, उसमें 4 गाने भी थे, विद शत्रु, रीना, डैनी एंड 4 सॉन्ग्स। इसमें भी ब्रिजभूषण का म्यूजिक था। कोई अच्छा गाना आपको मिले तो सुना दीजिए। चलिए सुनते हैं। कहीं ऐसा न हो तुम अजनबी, राहों में खो जाओ मेरे साथी, मेरी आवाज के पीछे चले आओ, चले आओ, चले आओ।
मुझे फिर प्यार की खोई हुई मंजिल नजर आए। हवा में जरा तुम रेशमी आंचल को लहराओ, मेरे साथी मेरी आवाज के पीछे चले आओ, चले आओ, चले आओ। न जाने कितनी बार आया गया मौसम बहारों का, मगर अब तक नहीं बदला मुकद्दर बेकरारों का। सभी गम दूर हो जाए जो तुम एक बार मिल जाओ, मेरे साथी मेरी आवाज के पीछे चले आओ, चले आओ, चले आओ। जी हाँ, बिल्कुल चले आएंगे लेखक और निर्देशक B.R. इशारा जी हमारे अनुरोध पर और आपकी चाहतों पर। हर जन्म में हमारा मिलन दो दिलों का उजाला रहे। हाँ रहे। उजाले उनकी यादों के। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं जाने माने लेखक और निर्देशक B.R. इशारा से निम्मी मिश्रा की लंबी बातचीत पर आधारित श्रृंखला की पहली कड़ी। ये बातचीत जारी रहेगी और B.R. इशारा आपको बताएंगे अपने करियर के कुछ अन्य दिलचस्प किस्से। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे तेजश्री शेट्टे और प्रदीप शिंदे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। कभी होती नहीं है जिसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार। उजाले उनकी यादों के।